हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हम लोग इम्यूनोलॉजी की वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सीरीज में यह 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली हर एक वीडियो एक दूसरे के साथ लिंक रख रहा है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप उस वीडियोस को जाके देखिए, क्योंकि विदाउट वो वीडियो देखे आप इसे नहीं समझ सकते। तो हम लोग इम्यून सेल्स की बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग मार्कर देखा था, उस मार्कर का फंक्शन देखा था और कौन से सेल उस मार्कर को रिप्रेजेंट करती है उसको देखा था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सेल्स के नाम देखे थे और उस सेल की हम लोग मार्फोलॉजी और उनका फंक्शन देखे थे और उनका भी मार्कर देखे थे। तो अभी तक हम लोगों ने पॉइंट्स में उसको देखा था, आज हम लोग उसको डायग्राम के अंदर देखने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि इम्यून सेल्स जो हैं, द सेल्स द सोल्जर्स विच इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स, कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो इम्यून सेल्स जितने भी होते हैं वो एक दूसरे से अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हो सकते हैं। एक तो मार्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम मार्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस की मार्फोलॉजी देख के और सेल के अंदर सेल ग्रेन्यूल्स हैं या नहीं हैं, इस बेस पे हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब दो तरीका मैंने बताया। एक तो मार्फोलॉजी में हम क्या देखेंगे, एक हम न्यूक्लियस का शेप देखेंगे या हम लोब्स देखेंगे, और दूसरा हम ग्रेन्यूल्स देखेंगे। ग्रेन्यूल्स देखेंगे, ओके। इसके अलावा सेल सरफेस मार्कर के हिसाब से, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग 2-3 दिन से डिस्कस ही कर रहे हैं कि टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। सी हेल्पर सेल जो है CD4+ होता है, वहीं पे टी साइटोटॉक्सिक सेल CD8+ होता है। अब यहाँ पे देख लो, वह सेल जिसके पास CD क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन 4+ मार्कर होगा वह टी हेल्पर सेल होगा, और क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन 8+ मार्कर होगा तो वह सी साइटोटॉक्सिक सेल होगा। तो सेल सरफेस मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो सेल कौन सा है। इसके अलावा हम फंक्शंस को देख के बता सकते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि फैगोसाइटोटिक होते हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं अदर सेल को कि तुम इस इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व हो या इस इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हो। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो बात हमने कहा, सेल्स जो इतना ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है सेल्स की, उसके पीछे रीज़न होता है उनका वेरियस फंक्शन का होना और उनके ऊपर कमांड का अलग अलग होना। इस हिसाब से जो आपकी सेल है वो स्टेम सेल से जो कि लास्ट टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल बनता है। फॉर एग्जाम्पल बी सेल, टी सेल, एनके सेल जो बन रहा है वहां तक का पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यह एक स्टेम सेल्स है और इस स्टेम सेल्स से एक छोटा सा कंसीडर हम करते हैं कि एक आपका टी सेल मान लो बना, कोई यह एक सेल है जिससे टी सेल, बी सेल और एनके सेल बना, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यह एक सेल कोई ए है, इससे हमारा 3 सेल बनता है, एक बी सी एंड डी। अब ये ए सेल जो है वह बी बनेगा या सी में जाएगा या डी में जाएगा, इसे हम लीनिएज बोल सकते हैं। क्यों, समझो कि यहाँ पे हम समझते हैं कोई एक सेल है ए और ए से हमने कहा 3 सेल बन सकते हैं, एक बी, एक सी और एक डी। बट अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, मे बी जो है फर्दर डिवाइड होके B1, B2 और B3 वो कराएगी। सेम उसी तरह यह हमारा C1, C2
और C3 और D1 जो है शायद D1 और D2 बनाए। तो अब यहाँ पे ये जो एक बी तरफ गई इसे हम एक अलग लीनिएज बोलेंगे, जिसे हम बाद में बोलेंगे बी लीनिएज ऑफ सेल। ए सी बनाएंगे तो इसे हम सी लीनिएज और इसे हम डी लीनिएज बोल सकते हैं। बट ए बी कब बनाएगी या ए सी कब बनाएगी या ए डी कब बनाएगी, दैट इज totally depend on the some growth factor, some chemical which induce the one cell to become another cell. That is called a hematopoietic growth factor. Hematopoietic growth factors are present in the bone marrow which give the instruction to the cell to become the another cell. Means ए को अगर हम स्टेम सेल्स की बात करेंगे तो ए खुद भी रिन्यू अपने आप को करेगी। इसके लिए कोई ना कोई साइटोकाइंस की या कोई केमिकल कंपाउंड की ज़रूरत होगा जो ए को इंड्यूस करेगा कि तुम ए बनाओ, या ए को इंड्यूस करेगा कि तुम बी बनाओ, या ए को इंड्यूस करेगा कि तुम सी बनाओ, या ए को इंड्यूस करेगा कि तुम डी बनाओ। तो ए को ए बनाने के लिए सम साइटोकाइंस, सम ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत होगी। पर मज़े की बात है जो कि आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये सारे सेल्स का जो इनिशियल कंडीशन है ए से बी सी डी बनने का प्रोसेस बोन मैरो के अंदर होगा। ए से बी सी डी बनने का प्रोसेस आपका बोन मैरो में होगा। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, मैचुरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो बोन मैरो में होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी और टी सेल कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। मैचुरेशन आपका बी सेल का बोन मैरो में और टी सेल का थाइमस में होता है, क्योंकि टी सेल आपका फैगोसाइटोटिक सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ सेल टू सेल इंटरेक्शन करते हैं और टी सेल मैच्योर होके आपका क्या बनाते हैं? टी हेल्पर और टी सी सेल बनाते हैं, जो बी सेल को इंड्यूस करता है टू फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। और बी सेल जो है वह लास्ट में टर्मिनली डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बनाती है, और द सेल प्लाज्मा सेल वो सेल होती है जो कि एंटीबॉडी बनाती है। यहाँ पे मैंने नीचे कुछ मॉर्फोलॉजी दे रखी है। अगर आपको कुछ इस तरह से सेल दिखे, एक बहुत बड़ा सेल है, इसके अंदर इस तरह से न्यूक्लियस दिखे, दैट इज अ टी सेल। वहीं पे अगर आपका ये सेल इस तरह से दिखता है और ये कुछ इस तरह का न्यूक्लियस दिखेगा गोल, तो यह आपका बी सेल होगा। और इनके सेल की मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है, और बी सेल जब टी सेल के संपर्क में आता है तब जो सेल बनाता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल। अब लिम्फॉइड सेल्स की बात करेंगे, जो यहाँ पे मैंने लीनिएज की बात करी थी। तो जो आपका बोन मैरो जो स्टेम सेल्स होती है वो लिम्फॉइड और माइलॉइड दो सेल बनाती है। लिम्फॉइड मतलब आपका एक ही सेल, एक ही स्टेम सेल जो है टी सेल, बी सेल, एनके सेल भी बनाएगी, और वही एक ही स्टेम सेल्स जो है वो आरबीसी, मेगा कैरियोसाइट, प्लेटलेट्स वह भी बनाती है। तो जो टी सेल, बी सेल, एनके सेल वाली जो लाइन होती है उसे हम लिम्फॉइड लीनिएज बोलते हैं। जो ऊपर मैंने लीनिएज, सेल लीनिएज यूज किया था वो यही होती है। मान लो ए से बी, ए कोई सेल है जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रोजिनेटर सेल्स, और वो बी बनाएगी। बी जो है आपका टी सेल, बी सेल, एनके सेल बना रही है, दैट इज अ लिम्फॉइड सेल्स। और ए से सी का बनना, मान लीजिए एरिथ्रोसाइट का बनना है, और वो फर्दर आरबीसी बना रही है, और एक मेगा कैरियोसाइट बना रही है। तो बी सेल और टी सेल इन दोनों के लिए खास बात है कि बोथ प्रेजेंट एंटीजन बाइंडिंग सरफेस मार्कर। ए और बी सेल, टी और बी सेल जो है वो एंटीजन बाइंडिंग सरफेस मार्कर को प्रेजेंट करती है। अगर हम एनके सेल्स की बात करेंगे तो एनके सेल्स के पास बी और टी सेल मार्कर अब्सेंट होता है।
ये आपको याद रखना है कि NK सेल के पास B और T सेल मार्कर अब्सेंट होता है। ये CSIR के 3 नंबर के क्वेश्चन में सेलेक्ट द मल्टीपल लाइंस विच आर करेक्ट में पूछा जा सकता है। और प्लाज्मा सेल को हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज कहते हैं। प्लाज्मा सेल टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल होता है। प्लाज्मा सेल के बाद कोई भी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और दूसरा टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल जो है वो क्या होता है, RBC भी टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल होता है। यहाँ पे बात हो गई है ग्रेन्यूलोसाइट्स। सेल्स के अंदर जो ये आपका सेल्स था, टी सेल, बी सेल, NK सेल, प्लाज्मा सेल, इन सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स अब्सेंस होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं। जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उन्हें हम अग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स 3 तरीके की दिखाई गई है। एक न्यूट्रोफिल्स होती है जिसको हम शॉर्ट में PMN बोलते हैं, क्योंकि पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस पाई जाती है और इनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, इसलिए वह पिंक कलर शो करते हैं अगर हम इसे स्टेन करें HE स्टेन से। दूसरा एक सेल है जिसे हम इयोसिनोफिल कहते हैं, जो कि 2 लोब्स यहाँ पे आपको दिखेगी और ये 2 लोब्स एक स्ट्रैंड के द्वारा बंधी होगी। न्यूट्रोफिल्स में 4 लोब दिखते हैं, इयोसिनोफिल्स में 2 लोब्स दिखेंगे। और यह जो लोब्स होती है यह ब्राइट मतलब इयोसिनोफिल के अंदर जो आपका ग्रेन्यूल्स है वो ब्राइट रेड कलर में आपका क्या करती है, ब्राइट रेड कलर में यह स्टेन को लेती है, क्योंकि यह एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होती है। क्या होती है आपका, एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स होती है। सेम बेसोफिल्स की अगर आप बात करते हो तो ये आपका बेसोफिल्स है। बेसोफिल्स जो है वो डार्क ब्लू कलर की स्टेन होती है, क्योंकि यह बेसोफिलिक होती है और इसके अंदर आपका हिस्टामिन होता है जो कि रिलीज होता है हिस्टामिन बेसोफिल से। यह ICMR में इस बार पूछा गया था और यह डार्क ब्लू कलर का स्टेन होता है। यह बेसोफिल बेसिक इन नेचर होती है इनका ग्रेन्यूल्स। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लड में ना पाके टिश्यू में पाए जाते हैं, और ब्लड में ना पाके टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स मैक्रोफेजेस होती है, जिसे हम M5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेंड्राइटिक सेल होती है जिसे हम DC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे अलग कर सकते हैं, फंक्शनल बेसिस पे हम सेल को डिवाइड कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो with your friend and join the telegram group for the PDF. Thank you. Bye bye.